जय हिंद साथियों। आज भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी की क्लास जो है हमारे द्वारा आपके लिए प्रारंभ की जा रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन पॉलिटी की बात करने वाले, ठीक है। भारत का जो संविधान है उस संविधान को बनाने में जो है हमें प्राचीन सभ्यता से लगाकर एक आधुनिक भारत तक कि जो है जितनी भी बातें हैं उन सभी के बारे में जानना होता है। लेकिन हम मूल रूप से आपके लिए जो है कुछ केंद्र बिंदु यानी कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आए हैं, तो चाहे आप उन्हीं पर जोर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी वो पॉइंट है वो आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हमारे द्वारा जो है आपको इंडियन पॉलिटी की क्लास प्रारंभ की जा रही है। तो हम इसको प्रारंभिक दौर से प्रारंभ करते हैं। भारत की जो राज्य व्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं। भारत की जो राज्य व्यवस्था वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन तर्ज पर टिकी हुई है। हमारा जो पूरा भारत देश है उसके अंदर भारतीय संविधान, उसका जो भारत का अपना जो संविधान है उसकी जो तर्ज है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के ऊपर टिकी हुई है। कैसे टिकी हुई है इस बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है विधायिका की, पहले हम बात करते हैं तो यही जो होता है विधेय होता है। क्या होता है? विधेय होता है। इसे ही हम विधि बोलते हैं। ये एक लॉ होता है। लॉ का मतलब होता है कानून। कानून बनाने की जो भी प्रोसेस होती है, भारत की शासनकर्ता जमात जो होती है वो पूरी विधायिका के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हमने बात करी, सबसे पहले विधायिका की बात करी। भारतीय राज्य व्यवस्था की कुल 3 केंद्र बिंदु हैं, उसमें से हमने पहले बात करी विधायिका की। विधायिका के अंदर हम बात करें तो हमारे सामने आता है संसद। विधायिका के अंदर संसद आता है। संसद यानी कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट, ओके। तो इसकी बात करें तो इसके अपने कुल 2 अंग होते हैं। भारतीय संसद के अपने कुल 2 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? एक तो हम आपसे सामने बात करें लोकसभा और राज्यसभा। अब आप बता रहे होंगे कि सर राष्ट्रपति भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल इनके बारे में भी आपको जो है डिटेल बता जाए कि राष्ट्रपति जो होते हैं उनका भारत की संसद में क्या महत्व है, क्यों जरूरी है भारत राष्ट्रपति। वह एक शासन है। पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत के वास्तविक शासक राष्ट्रपति है, लेकिन आपको जो है प्रधानमंत्री बताए जाते हैं जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो प्रमुख होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर। देखा होगा आपने जब भी बजट पेश होता हो, बजट अधिकतर लोग देखते रहते हैं इसलिए बजट पेश होता हो, या फिर संसद में किसी प्रकार के कानून का निर्माण हो रहा हो, तो जो है स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर के पास इतना पावर होता है कि लोकसभा के जितने भी सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जो भी होते हैं उन सभी को दबाने का, यानी कि उन सभी अगर वो किसी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग करते हैं संसद के अंदर, उनकी सभी की जो है अपनी टाइमिंग होती है। तो ये सब बातें जो है मैं आपको संविधान के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? लोकसभा के प्रमुख को स्पीकर कहते हैं। याद रख लेना, इन स्पीकर के पास में इतना पावर होता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री तक को नीचे बिठाने की और दबाने की हिम्मत रखते हैं स्पीकर, ठीक है, याद रखना। फिर हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा का जो प्रमुख होता है उसे हम कहते हैं सभापति। क्या कहते हैं? सभापति। सभापति यही वो व्यक्ति होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति और सभापति दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो भारत के लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है, राज्यसभा के अंदर जो होता है उसके हम कहते हैं सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब राष्ट्रपति जी का यहाँ क्यों महत्व है? राष्ट्रपति का इसलिए यहाँ पर महत्व है क्योंकि वह देश के वास्तविक शासक है। वह इनकी छोटी छोटी जो ही चलती रहती है प्रोसेस, उनके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। किसी प्रकार का मतभेद हुआ हो इन दोनों के मध्य,
किसी प्रकार का मतभेद हुआ हो, किसी प्रकार का कानून बना हो, राज्यसभा स्वीकार नहीं कर रही हो, लोकसभा स्वीकार नहीं कर रही हो, दोनों में कुछ भी अनबन हो जाती है, तो इन दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में जो डिटेल है हम संविधान के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी सदस्य की संख्या क्या होती है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं, इनके पावर क्या क्या होते हैं, और इनकी जो संसद में कैबिनेट बैठक कैसी होती है, इन सभी प्रकार की व्यवस्था के बारे में हम जब इनका पार्ट आएगा उस समय आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं राजनीतिक कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले आते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। फिर राजनीतिक कार्यपालिका की हम बात करते तो राजनीतिक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसके अंदर भारत के राजनीतिक अधिकारी आते हैं। राजनीतिक अधिकारी चाहे वो किसी स्थानीय लेवल का हो, स्थानीय स्तर का हो, स्थानीय स्तर यानी कि आप जिस शहर में रह रहे हो, आप जिस गांव में रह रहे हो, वहाँ के छोटे से छोटे राजनीतिक अधिकारी से लगाकर आपके राज्य के बड़े से बड़े अधिकारी तक की जो भी यहाँ पर आते हैं, ये तो शासनकर्ता जमात होती है। ठीक है, ये केंद्र में बैठते हैं, शासककर्ता जमात होती है। ठीक है, फिर प्रशासनिक कार्यपालिका की बात करें तो प्रशासनिक कार्यपालिका के अंदर प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। प्रशासनिक अधिकारी कौन? आपके ज़िले का कलेक्टर देख लीजिए, आपके ज़िले के उच्चतम स्तर पर आपके ज़िले के कलेक्टर से लगा के निम्न स्तर तक आपके जो भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं वो सभी इनके अंतर्गत आते हैं। इन सभी का भारत के संविधान में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। फिर हम आपके सामने बात कर रहे हैं न्यायपालिका की। मुझे पता है आपको शायद दिख पा रहा होगा न्यायपालिका वाला, तो मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ। ये न्यायपालिका है और ये सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, तो न्यायपालिका में जो प्रमुख होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका के अंदर सबसे पहले तो आता है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय भारत में कितने हैं? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या बस एक है। अब वो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है तो मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक है और वो जो है कहाँ पर है तो वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली जो कि भारत की केंद्र शासित और भारत की अपनी खुद की कैपिटल है। भारत की द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी, तो वो जो है नई दिल्ली है, वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है। और इसके साथ में मैं आपको बता दूँ, प्रत्येक राज्य में अपना खुद का उच्च न्यायालय होगा। ये संविधान में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का अपना खुद का उच्च न्यायालय होगा। लेकिन वर्तमान में आपके सामने बात करूं तो आप जो है नोट्स अपने बनाए तो व्यवस्थित तरीके से बना लेना। वर्तमान में राज्यों की संख्या में केवल 25 उच्च न्यायालय हैं, मतलब कि 25 राज्य में ही उच्च न्यायालय हैं। 25 राज्य में ही उच्च न्यायालय है, बल्कि कहा गया है कि राज्य कितने 28 राज्य, तो सभी के सभी राज्य में उच्च न्यायालय होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, बल्कि केवल 25 ही है। मतलब कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं कि नवनिर्वाचित जो होता है, नवनिर्वाचित मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नवीन उच्च न्यायालय। नवीन उच्च न्यायालय कहाँ पर है तो वह आंध्र प्रदेश का, जो कि अभी अभी बना है। आंध्र प्रदेश के पास अपने खुद का उच्च न्यायालय नहीं था और ये अभी बना है। ठीक है, अभी कब? 2019 में है। ठीक है, उच्च न्यायालय। फिर इसी के अंदर आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय यानी कि आप जिस ज़िले में रह रहे हो उस ज़िले के जो न्यायालय होते हैं, आप जिस तहसील में रह रहे हो, आप जिस भी स्थानीय स्तर पर रह रहे हो, उस स्थानीय स्तर में जो भी आपका ज़िला लगता है, जो भी आपकी तहसील लगती है, उस तहसील के स्तर का जो भी न्यायालय होता है उसे हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। प्रत्येक तहसील और प्रत्येक ज़िले में ये जो है होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है पूर्ण रूप से कि आप सभी को जो है बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर विश्व का सबसे प्राचीन और लिखित संविधान। हमें भारत के संविधान को जानने से पहले विश्व की जो भी प्रोग्रेस है,
उसे जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो विश्व का सबसे प्राचीन अलिखित संविधान, लिखा हुआ संविधान नहीं है, उसको किसी माध्यम से लिखा हुआ नहीं है, ना कि इसको टाइप किया हुआ है, ना ही उसको किसी पत्र लेख पर लिखा हुआ है। तो जो भारत का जो विश्व का सबसे प्राचीन और अलिखित संविधान है वह कहाँ का है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीन भी है और अलिखित भी है। ब्रिटेन का संविधान प्राचीन तो है ही सही, लेकिन वह अलिखित है, मतलब कि लिखा हुआ नहीं है। उस कब बना? वो 1688 में बना। 1688 में इस संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, इस संविधान का निर्माण हुआ, मतलब कि ये संविधान लागू हुआ कुल मिलाकर, लिखित तो है नहीं, निर्माण कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान, अभी हमने क्या बात करी? ये प्राचीन है लेकिन अलिखित है, ब्रिटेन का, जो कि 1688 में बना। लेकिन ये भी प्राचीन है लेकिन लिखित है। प्राचीन तो है लेकिन लिखित है। तो इस संविधान की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका का संविधान है। अमेरिका का संविधान प्राचीन तो है लेकिन वो लिखित है। ब्रिटेन का संविधान प्राचीन तो है लेकिन वो अलिखित है, उसे लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो ये अमेरिका का संविधान हो गया जो कि प्राचीन भी है और लिखित भी है। तो ये जो बना है ये आपको 1789 में बना है। कब बना है? 1789 में ये संविधान बना है। फिर हम बात कर रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा, क्या बात है, भारत की बात आ गई। बड़ा ही हर्ष फील होता है जब हम भारत की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी विश्व का सबसे बड़ा, सोच लीजिए आप, वर्ल्ड लेवल 198 देश है पूरी दुनिया में। उन सभी देशों में सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है? भारत। व्यापक, व्यापक मतलब कि उसको महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु तक, छोटे से छोटे निम्न स्तर तक के जो भी नागरिक होते हैं उन सभी को अपना खुद का एक अलग अलग अधिकार दिया गया। व्यापक तरीके से उसको समझाया गया, इतना जाल बिछाया गया है कि कोई भी इस संविधान की रूपरेखा से बच नहीं सकता है। किसी प्रकार का कुछ गलत काम करता है तो बिल्कुल उसको बहुत अच्छे से समझा दिया जाता है इस संविधान के माध्यम से। ठीक है, विस्तृत इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब जो संक्षिप्त में लिखा गया है ताकि लोगों इसको पूर्ण रूप से आप जानिए। भारत के संविधान को बहुत अच्छा संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है, बहुत विस्तृत संविधान है, ऊपर से वो लिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान है। भारत का अपना लिखित संविधान, भारत का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान के नाम से क्यों जानते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। शायद आपको पता हो कि भारत का जो दक्षिणी छोर है, भारत एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है, दक्षिणी छोर के अंतर्गत, तो भारत का जो दक्षिणी छोर है उसकी जो प्रायद्वीपीय एरिया है, तो वो जो प्रायद्वीपीय एरिया, भारत का जो दक्षिणी छोर है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, भारत का जो दक्षिणी छोर है तो इसका जो प्रायद्वीपीय एरिया है, तो ये जो प्रायद्वीपीय एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप बोलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? तो इसको प्रायद्वीप बोलने के पीछे अपना एक कारण है। इसको प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? इसको प्रायद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत का जो समुद्री हिस्सा है, समुद्र वाला हिस्सा है, वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा समुद्र वाला हिस्सा है। और इस हिस्से में यहाँ पर आपको मिलेगा हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। और यहाँ आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी। क्या मिलेगा यहाँ पर आपको? यहाँ पर आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, तो अरब सागर जो है, अरब सागर से ही जो है मालवा प्रांत में, और मालवा प्रांत का ये पूरा हिस्सा देख लीजिए, इस साइड ये मालवा आ गया है, उत्तर प्रदेश आ गया है, गुजरात आ गया है, राजस्थान आ गया है, दिल्ली आ गया है। तो इन सभी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, जो इतना क्षेत्र है आपके सामने पूरा तो नहीं बताया गया है, लेकिन हम जब भारत का मानचित्र पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं आपके बारे में बताऊँ। अभी तो कैसे ऐसे ही नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सामने जो है बरसात है तो पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में जो बारिश हो रही है वो कहाँ से हो रही है। तो अरब सागर से इस साइड जो है बारिश होती है। ठीक है, तो ये एक अलग बात हो गई, ऐसे ही मैंने जीके नॉलेज के लिए बता दिया, तो आपको ये जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर हम बात कर रहा हूँ मूल संविधान में, भारत का अपना मूल संविधान। मूल संविधान में कुल 22 भाग है। भारत क्या है? भारत एक किताब है, सॉरी भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान एक किताब है, उस किताब के अपने 22 पार्ट है, उसके अंदर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ है, जिसके माध्यम से प्रत्येक
तरीके से, प्रत्येक अलग अलग तरीके से जो है सभी को अपने अपने शासन करने का और सभी को अपने अपनी नागरिकता का, सभी को अपने अपने अधिकार जो है इसमें दिए गए हैं। ठीक है, संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया। संशोधन क्या होता है आप अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते तो समझ लीजिए। भारत में किसी प्रकार, भारत के संविधान जो है, भारत के संविधान में अगर किसी प्रकार का, मान लीजिए कि भारत का भाग एक के अनुच्छेद 3 में किसी प्रकार का संशोधन किया गया, बदलाव किया गया, उस अनुच्छेद में से कुछ हटाया गया हो और कुछ नया रखा गया हो, हटाना या फिर कुछ नया लिखना, तो वो दोनों जो होता है ना, उस तरीके की प्रोसेस, उसे हम संशोधन कहते हैं। तो संशोधन के माध्यम से वर्तमान में भारत में कुल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं, 468 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान की बात करें तो 25 भाग, 468 अनुसूचियाँ और 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। 25 भाग, 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, पहले समुद्री मार्ग को हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। समुद्री मार्ग को जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो है हमारे भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो उत्तरी हिस्सा है वो तो जो स्थल माध्यम से अन्य देशों से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत का जो दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी जो हिस्सा है वो जो है प्रायद्वीपीय एरिया, समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो जिसके कारण क्या है कि देश जो है आपस में नहीं जुड़ पाए, इसीलिए भारत का अधिकतर संपर्क जो है वो उत्तर वाले क्षेत्र से ही रहा है। तो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ भारत पर समुद्री मार्ग से, भारत में समुद्री मार्ग से सबसे पहले कौन आया, क्यों आया, इनका भी अपना महत्व है भारतीय संविधान में, बिल्कुल बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। भारत का समुद्री मार्ग, पहले मैं बात कर रहा हूँ 1492 में, इसके बारे में मैं आपको चित्र के माध्यम से जो है कल अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो 1492 में यूरोप के स्पेन से सन 1492 और यूरोप के स्पेन से कोलंबस नामक व्यक्ति कहाँ गया था, उसको जाना कहाँ था, यह मैं को बता दूं कि उसको जाना कहाँ था, तो उसको जाने की इच्छा थी भारत, लेकिन वो जा कहाँ पहुँच गया, अमेरिका। समुद्री मार्ग में उनको पता थोड़ी था, वो भारत की खोज में निकला था लेकिन पहुँच गया अमेरिका द्वीप। ठीक है, अमेरिका द्वीप में पहुंच गया, लेकिन वहां पर वो वेस्ट इंडीज चला गया। अमेरिका द्वीप में कहाँ चला गया वो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अमेरिका द्वीप में वेस्ट इंडीज चला गया। तो जो कोलंबस नामक व्यक्ति था 1492 में वो आया था यूरोप के स्पेन से। कोलंबस नामक व्यक्ति वो भारत की खोज में निकला था, लेकिन वो अमेरिका द्वीप चला गया और वो अमेरिका द्वीप के वेस्ट इंडीज़ में चला गया, मतलब कि उसकी भारत की यात्रा असफल रही, भारत आने की जो इच्छा थी वो भी असफल रही। समुद्री मार्ग से आ रहे थे, समुद्र में आप जाकर देखिए, आपको दिखाई नहीं देगा, आपको किसी तालाब में छोड़ दिया जाएगा तो आप बड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही समझ नहीं पाओगे आप। तो होता है ऐसा, बड़े तालाब में जाकर देखना अच्छे से। ठीक है, तो 1998 में पुर्तगाल से वास्को डी गामा नामक व्यक्ति, मैं बात कर रहा हूँ 1998 की, इस व्यक्ति ने भारत में आने की सफलता प्राप्त की 1998 में पुर्तगाल से। ये भी स्पेन यूरोप का हिस्सा है, पुर्तगाल जो है ये भी यूरोप का हिस्सा है। ठीक है, पुर्तगाल जो है ये भी यूरोप का हिस्सा है, दोनों यूरोप महाद्वीप से आए थे, लेकिन ये यूरोप महाद्वीप के स्पेन से आया था और यूरोप महाद्वीप के पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल से वास्को डी गामा नामक व्यक्ति, कौन व्यक्ति, वास्को डी गामा नामक व्यक्ति भारत में कहाँ पहुंचा, पहले केरल आया। भारत में कहाँ पहुंचा, केरल। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो है वास्को डी गामा जी भारत आए थे, तो वो कहाँ चले गए थे बता दूं मैं आपको, तो वो जो है सऊदी अरब चले गए थे, वो भी रास्ता भटक गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि कुछ भी हो जाओ मैं भारत जाके रहूँगा। तो बिल्कुल वो भारत गए और भारत में सबसे पहले केरल आए। ठीक है, भारत आए और भारत में सबसे पहले कहाँ आए, केरल आए। ठीक है, तो वास्को डी गामा नामक व्यक्ति भारत में केरल आया। केरल में कहाँ पर, तो कालीकट बंदरगाह,
कालीकट बंदरगाह। तो मैं बात कर रहा हूँ 1998 में यूरोप के पुर्तगाल से वास्को डी गामा नामक व्यक्ति भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वो किसी कारणवश सऊदी अरब चला गया। वहाँ से रास्ता पूछने के बाद में वो फिर अपनी दौर की ओर चला और सबसे पहले भारत के दक्षिणी छोर प्रायद्वीपीय छोर के केरल में पहुंचा और वहाँ पर कौन से कालीकट बंदरगाह में पहुंचा। ठीक है, फिर हम यहाँ से बात कर रहे हैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब कोलंबस भारत में आया था केरल में। उस समय यहाँ कहाँ केरल में, कहाँ केरल की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय यहाँ कहाँ केरल में जमोरिन नामक राजा का शासन रहा। उस समय कौन से राजा शासक कर रहे थे यहाँ पर केरल में? उस समय जमोरिन नामक राजा का शासन रहा और वास्को डी गामा यहाँ से मसाले ले गया। वास्को डी गामा यहाँ से मसाले ले गया। राजा जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का बहुत अच्छे से स्वागत किया और जो है दोनों ने एक दूसरे के देशों के बारे में वार्तालाप की, अपने वनस्पतियों के बारे में वार्तालाप की और जो है वहाँ की स्थिति के बारे में बताया। तो जो है वास्को डी गामा जो भारत के केरल में जमोरिन राजा से मिला था, तो वहाँ से वो क्या ले गया? मसाला ले गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ से मसाला तो ले गया, लेकिन वो मसाला कितने में ले गया था? मसाला वो ले गया 20 रुपये में।